नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मोनो अकेडमी में। तो हम इतिहास की क्लास में देख लेते हैं हमने अभी तक कहाँ पढ़ा है। हम पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल और उसकी विशेषताएं, शुंग वंश और सातवाहन साम्राज्य। और आज हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक यानी कि हिंद वंश से। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी कोचिंग में पढ़ने जाएंगे तो आपको यही सलाह दी जाती है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद कोई एडवांस बुक प्राचीन भारत में वो पढ़ लो अगर आप किसी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी ही इनफ होती है। लेकिन उसके अतिरिक्त आपको ज़रूरत पड़ती है फैक्ट की, तमिलनाडु की जो अंग्रेजी की बुक आती है उसकी। मैंने इसमें उसके भी नोट्स इंक्लूड किए हुए हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके लिए ये एक युद्ध ही है, क्योंकि आपके मन में हमेशा से द्वंद्व चलता रहता है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि नेहाभिक्रमना स्वस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पमपश्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यानी कि इस प्रयास में न तो हानि है और ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों, बने रहे मेरे साथ। तो पढ़ते हैं अब हम इंडो ग्रीक। तो इस इंडो ग्रीक का पहला शासक कौन था? डेमेट्रियस। तो आपको याद रखना है कि इस वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन है? डेमेट्रियस। ये इंडो ग्रीक जो थे ये सीरियन एम्पायर से अलग हुए थे। तो इस वंश में एक महान शासक मिनांडर हुआ था, जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये वाला क्वेश्चन तो कई बार पूछा है मिनांडर के ऊपर। तो इसमें क्या हुआ था कि एक पुस्तक मिलिंद पन्हो है। इसमें मिलिंद एवं एक बौद्ध भिक्षु के नागसेन के बीच वार्तालाप का जिक्र है। इसमें जो मिलिंद है उसकी पहचान मिनांडर से की जाती है। तो आपको याद रख लेना है कि मिलिंद कौन है? वो मिनांडर ही है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट भी इसी में आता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक शासकों को जाता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जाता है मिनांडर को। और इंडो ग्रीक की एक शाखा तक्षशिला में भी बस गई थी। और इसी वंश में एक शासक हुआ था एंटियाल कीडास। तो इसने क्या हुआ था, इसका एक राजदूत था हेलियोडोरस। यह शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में आया और इसने विदिशा के नज़दीक बेसनगर, कहाँ पर? विदिशा के नज़दीक बेसनगर में एक लेख लिखवाया, जिससे जानकारी मिलती है कि उसने परम भागवत की उपाधि ले ली थी तथा विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिससे कि आपके ये याद रहे। नहीं तो मैं सीधा पॉइंट लिखा देता कि बेसनगर में इसने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो आपको याद रख लेना है किसने? हेलियोडोरस। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं जितने भी विदेशी लोग हमारे यहाँ पे भारत में आए थे, मतलब कि जिन्होंने आक्रमण किया था, वो भारत की ही संस्कृति में रम गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से जुड़ा हुआ था ये। तो इसके बाद सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण यानी कि लिखवाने की परिपाटी की शुरुआत भी इंडो ग्रीक शासकों को ही जाती है। तो यहाँ पे आपका इंडो ग्रीक खत्म। उसके बाद देखते हैं शक शासक। ये शक जो थे पूर्वी ईरान से आए थे, और इसका संस्थापक कौन था? मोगा या माउस। और इस वंश में प्रसिद्ध शासक हुआ था एक रुद्रदामन वन। रुद्रदामन वन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। जो इसका एक प्रसिद्ध अभिलेख है जूनागढ़ में मिलता है, जब हम अशोक के बारे में पढ़ रहे थे या चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में पढ़ रहे थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण का जिक्र मिलता है। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि सुदर्शन झील के निर्माण को 2-3 और आगे शासकों ने कराया था। एक तो किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसे उसने गिरनार क्षेत्र के गवर्नर वैश्य पुष्य गुप्त की सहायता से करवाया था। और इस झील का जीर्णोद्धार अशोक के समय भी हुआ था, जिसे वहाँ के गवर्नर यवनराज तुषास्प की सहायता से कराया था। और इसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने भी करवाया था, और इसने उसके अधिकारी सुविशाख की सहायता से करवाया था। तो सुदर्शन झील के निर्माण से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे किसने कराया था? वैश्य पुष्य गुप्त ने। अशोक के समय में किसने कराया था? तुषास्प। और रुद्रदामन के समय सुविशाख। और भाई लोगों, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वह संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता है।
तो आपके लिए ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया कि संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो उसके बाद अब आते हैं प्रहलब या पार्थियन। ये सीरियन लोग थे और ये ईरान से आए थे। तो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था गोंडोफर्निस, जिसकी जानकारी उसके तख्ते वही अभिलेख से मिलती है। तो इस वाले में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया, इस वंश का शासक गोंडोफर्निस, और इसकी जो जानकारी है, जो अभिलेख था उस टाइम पे कौन था, तख्ते वही अभिलेख। और इसके शासनकाल में सेंट टॉमस भी आया था, किस लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। अब आते हैं इस वंश के सबसे माने कि इस समय के सबसे महत्वपूर्ण वंश की, कुषाण वंश की। ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे और ये यूची कबीले से संबंधित थे। याद कर लीजिए कौन से कबीले से, यूची। तो इस वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कदफिसस, और इसने तांबे के सिक्के चलाए थे और इसने ही काबुल एवं कश्मीर में सत्ता स्थापित की थी। और इसके बाद कुजुल कदफिसस के बाद आया था इसका पुत्र बीमा कदफिसस, इसने सोने के सिक्के चलाए और इसके बाद से सोने के सिक्के लगातार चले। अगर सोने के सिक्के की शुरुआत पूछे एग्जामिनर तो कौन सा है, इंडो ग्रीक शासक, और इंडो ग्रीक शासक में भी मिनांडर। और अगर पूछे कि सोने के सिक्के लगातार कब से चलने लगे तो कहाँ, उसमें क्या आ जाएगा, बीमा कदफिसस। और इसके सिक्कों पर यानी कि बीमा कदफिसस के सिक्कों पर हमें महेश्वर, उमा, नंदी, त्रिशूल की आकृति मिलती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यह शिव भक्त था। और ये इनके जो सिक्के थे ये गुप्तकालीन सिक्कों से भी शुद्ध थे। अब इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कनिष्क हुआ। इसने पार्थिया के राजा को हराया, चीन को हराया, यानी कि चीन को भी इसने दो दो बार हराया था। और चीन के जो शासक थे उनसे यारकंद, काशगर, खोतान के क्षेत्र छीन लिए थे और रेशम मार्ग पर भी नियंत्रण कर लिया था। उस समय रेशम मार्ग जो था सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था, वो लैंड रोड यानी कि स्थल मार्ग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसा माना जाता था कि जिसका नियंत्रण रेशम मार्ग पे हो गया वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आर्थिक दृष्टि से भी हो जाएगा। अगर आर्थिक दृष्टि से है तो सैन्य शक्ति में भी सबसे शक्तिशाली हो जाएगा, और सैन्य शक्ति में शक्तिशाली होने का मतलब है सबसे ज़्यादा बलवान। और इसी के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था और इसके दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष, चरक जैसे विद्वान रहते थे और वसुमित्र भी रहते थे। अश्वघोष जो था वो इनका राजकवि था और चरक राजवैद। अब देखते हैं कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और नागार्जुन की पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। दोस्तों इन चीज़ों पर मैं हमेशा सोचता हूँ कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि नागार्जुन तो आप देख सकते हैं कि कितने पुराने यानी कि BCE के टाइम के हैं, और आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नोबेल पुरस्कार 1921 या 22 में दिया गया था। तो ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि आइंस्टीन जो है वो यूनाइटेड स्टेट का नागार्जुन है। आप भी ऐसा ही सोचते हैं जैसा कि मैं सोचता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ऐसा ही उनके बारे में देखते हैं हम कि कालिदास, उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कुषाण वंश का सबसे आखिरी महत्वपूर्ण रूलर था वासुदेव, यह भी शिव भक्त था। तो अब देख लेते हैं इनके बारे में जो मैंने आपको ये लेखक बताए हैं। नागार्जुन उत्तर दक्षिण भारत के थे, लेकिन इनकी गतिविधियां उत्तर भारत में रही हैं और इनकी पुस्तकें हैं शून्यता सप्तशती एवं माध्यमारिका सूत्र, और इन्होंने शून्यवाद या माध्यमिका का दर्शन दिया। और अश्वघोष की पुस्तकें हैं सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र, वज्र सूची, सारिपुत्र प्रकरण। और सौंदरानंद में क्या है, सुंदरी एवं नंद की कहानी है, जो कि नंद जो है इसमें वो बुद्ध का भाई है। और बुद्ध चरित्र में क्या है, ये बुद्ध की जीवनी है। और वज्र सूची में जाति व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है। और सारिपुत्र प्रकरण में यह भारत में लिखा पहला नाटक है, परंतु अधूरा है। भारत का पहला पूरा नाटक भास का स्वपन दास वदत्तम है। आपको यहाँ याद रखना है कि पहला पूरा नाटक कौन सा है, भास का स्वपन दास वदत्तम।
और चरक की पुस्तक कौन सी है? चरक संहिता। और चरक जी से तो आप सब भली भांति परिचित हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका मौर्योत्तर काल समाप्त होता है। तो कल हम पढ़ेंगे संगम काल यानी कि दक्षिण भारत में, जो कि 3 BCE से 3 AD तक का है। उसके बाद आपका गुप्त काल चल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपकी 4-5 दिन की और क्लास रह गई है, आपका प्राचीन भारत हमें समाप्त हो जाएगा। और हाँ, उससे याद आया कि आपके अभी हड़प्पा काल का भी लेक्चर रह रहा है, उसको भी मैं 1-2 दिन में ख़त्म करा दूंगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर भी करें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।